Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं UPPSC 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, जिसका पार्ट 2 चल रहा है एंड हम कर रहे हैं उसके यूनिट 3 साइकोलॉजी का सब्जेक्ट। आज है हमारी क्लास 3। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑलरेडी हो चुकी है एंड चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम पार्ट 2 यानी सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे करने वाले हैं एंड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पब्लिकली ये वीडियोस अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं। अभी जो क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है साइकोलॉजी की। ये इंग्लिश में यहाँ पे नोट्स मैं दे रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही आपको हिंदी मीडियम के लिए भी ये क्लासेस यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास में मीनिंग, मेथड, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड क्लास में हमने हेरिडिटी के बारे में समझा था, हेरिडिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एंड एनवायरनमेंट में भी हमने यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का मॉडल किया था, ठीक है। आज हम उससे आगे का करेंगे एंड आज की क्लास में ये सेकेंड टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहूँगी कि जैसे आपके ये सब्जेक्ट्स हो गए साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप इनके कंसेप्ट्स अच्छे से समझना, क्योंकि जब ये आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जब आपसे किसी भी चीज़ पे आपके व्यू पॉइंट मांगे जाएंगे, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आपको कहा जाएगा, तब वहाँ पे ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। तब आप अपने जब व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे तो उनको आप अपने किसी भी कंसेप्ट के साथ जोड़ के जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। एंड इन कंसेप्ट्स को समझने के साथ साथ आप हालांकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको देती हूँ, वो एग्जांपल्स तो आप याद रखें ही, साथ में आप ये कंसेप्ट को अपने आसपास डे टू डे लाइफ से जोड़ के एंड जो भी हमारी सोशल लाइफ में कोई न्यूज़ आ रही है, कोई नई घटनाएं हो रही हैं, तो उनसे रिलेट करके भी आप उन करंट एग्जांपल्स को ध्यान में रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, सो विद दैट आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट के जो सिस्टम किए थे, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, वो हमने किए थे जो कि यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो कि दिया था मॉडल दुर्गानंद सिन्हा ने, ठीक है। सो इसको कहते हैं दुर्गानंद सिन्हास इकोलॉजिकल मॉडल। दुर्गानंद सिन्हास इकोलॉजिकल मॉडल। ओके, 1982 में इन्होंने ये दिया था एंड ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड ये एक्चुअली स्टडी कर रहे थे कि इंडिया में जो पॉवर्टी है या जो डेप्रीवेशन है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है, या जो बच्चे जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनकी साइकोलॉजी पे, उनके डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है एक गरीबी के एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये सब ये स्टडी कर रहे थे एंड फिर इन्होंने जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर वाला मॉडल, उस मॉडल को आधार मान के, उस मॉडल को अडेप्ट करके इन्होंने अपना मॉडल दिया था, इकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, गरीबी को समझने का, कि गरीबी जो है वो किसी की भी मानसिक अवस्था को कैसे इम्पैक्ट करती है या किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है। एंड इसको समझने के लिए उन्होंने वही यूरी वाला मॉडल इन्होंने अडेप्ट किया, ठीक है। सो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। अब
इन्होंने जो मॉडल दिया उसको हम कहते हैं द इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, एंड ये जब अप्लाई हुआ तो इसको बोलते हैं द मॉडल ऑफ डेप्रीवेशन। द मॉडल ऑफ डेप्रीवेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल ये एक तरीके से हो गया इनका फ्रेमवर्क, कि इस फ्रेमवर्क पे आधारित था ये, एंड ये जो चीज़ हो गई द मॉडल ऑफ डेप्रीवेशन, ये हो गई एक तरीके से उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, डेप्रीवेशन क्या होता है? दरिद्रता। ठीक है, कि जो ऐसी सोसाइटी में लोग हैं या मतलब ऐसी कंडीशंस में लोग हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसे साइकोलॉजी और डेवलपमेंट बच्चे की इम्पैक्ट होगी, वो चीज़ इन्होंने दी थी। ठीक है, सो आप एक और इसमें लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि हाउ क्रोनिक पॉवर्टी और डेप्रीवेशन impact the psychology and development of the child। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था मेन, जो वो स्टडी कर रहे थे। एंड इन्होंने अडेप्ट किसको किया? इनका मॉडल किससे अडेप्टेड था? अडेप्टेड द इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि हमने कॉन्टेक्सचुअल व्यू पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। इकोलॉजिकल मॉडल गिवन बाय ऑफ यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। ठीक है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, दुर्गानंद सिन्हा आपके इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, एंड उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ये मॉडल दिया था। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है इतना कि कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की। अब हम चलते हैं कि उनका मॉडल क्या था बेसिकली। ठीक है, तो इनका भी मॉडल जैसे इन्होंने दिया था 5 कंसेंट्रिक लेयर, 5 कंसेंट्रिक सिस्टम्स थे, वैसे दुर्गानंद सिन्हा ने 2 लेयर में इस मॉडल को दिया कि सेंटर में तो रहेगा इंडिविजुअल एंड उसके अराउंड 2 कंसेंट्रिक लेयर आएंगी। ठीक है, एक आएगी अपर लेयर, एक आएगी लोअर लेयर। तो यहाँ पे इनका जो मॉडल है वो देखते हैं। तो इन्होंने भी जो अपने सिस्टम दिए, 2 लेयर दी, वो कंसेंट्रिक फॉर्म में दी। ठीक है, कंसेंट्रिक का मतलब हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि सेंटर में कुछ है एंड उसके अराउंड जब चीज़ एक सर्कुलर फॉर्म में आती है तो उसको कहते हैं कंसेंट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो कंसेंट्रिक फॉर्म थी यहाँ पे लेयर्स की, तो सेंटर में कौन हो गया? इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, अब इसके अराउंड पहली लेयर आएगी। ओके, सो जो ये पहली लेयर आई है इसको नाम दिया इन्होंने अपर लेयर का। ठीक है, ये हो गई आपकी अपर लेयर। ओके, जो फर्स्ट लेयर है, इंडिविजुअल के एकदम बाद जो आती है वो आती है अपर लेयर। सो पहली लेयर क्या हो गई यहाँ पे आपकी? अब ये अपर लेयर क्या थी? ये अपर लेयर थी द मोस्ट विजिबल लेयर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि जो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इंडिविजुअल के, जिसमें डे टू डे लाइफ में वो उनसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट विजिबल लेयर, मोस्ट विजिबल लेयर। ठीक है, तो अब जो डे टू डे लाइफ में जो इंटरेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं? घर पे हमारी फैमिली, टीचर्स यानी कि स्कूल में, एंड
पीयर ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ तो हमने यूरी के मॉडल में भी देखी थी, राइट। तो जो सबसे पहली लेयर होती है किसी भी चाइल्ड की, किसी भी इंडिविजुअल की, जिससे कि वो डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, डेली बेसिस पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उसकी विजिबल लेयर होती है। एंड उसमें 3 चीज़ें आती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके स्कूल टीचर्स एंड उसके पीयर ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं होम की। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, होम पढ़ेंगे, देन हम स्कूल का पढ़ेंगे एंड पीयर ग्रुप। ठीक है, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे साइकोलॉजी जो है इम्पैक्ट होती है चाइल्ड की, या उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे इम्पैक्ट होती है। तो अब बात करें अगर होम की, तो होम अगर यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे थे, पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे थे, राइट, कि कितनी पुअर कंडीशंस हैं। तो अगर पुअर हाउसिंग है तो क्या होगा कि घर बहुत छोटा होगा, है ना, ओवर क्राउडेड होगा, एंड मे भी हो सकता है कि फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नंबर ज़्यादा हो। सपोज करो कि 7-8 लोग जो हैं वो एक ही कमरे में रह रहे हैं, इस टाइप से घर है, एकदम पुअर घर है, और माल न्यूट्रिशन है वहाँ पे कि आपको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे जो बच्चे होंगे तो ऑफ कोर्स उनके पास उतने टॉयज़ नहीं होंगे, है ना। पुअर कंडीशन अगर होम की है तो टॉयज़ वगैरह के ऊपर कोई इतना खर्चा नहीं करेगा, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस नहीं होंगे, है ना, टेक्नोलॉजी का अभाव होगा ऐसी पुअर कंडीशंस में। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा जो है सीमित रह जाएगा एक क्राउडेड से स्पेस में, जहाँ पे ना तो वो डिफरेंट टॉयज़ से खेल पा रहा है, ना ही उसको कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है जब और बड़ा हो रहा है तो, है ना, एंड ना ही ठीक से खाने को मिल रहा है। तो इससे माल न्यूट्रिशन की वजह से एक तो उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा, अब आपने देखा होगा जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले टॉयज़ हो गए, या कोई भी टॉय हो गया, फॉर एग्जांपल मे बी जैसे वो गाड़ी चलाते हैं या कुछ और गेम्स खेलते हैं, या जैसे डिफरेंट आते हैं ना, जैसे डॉक्टर वाला गेम हो गया, टीचर स्टूडेंट वाला गेम हो गया, इस तरीके से जो खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन जब किसी बच्चे के पास इन चीज़ों का अभाव होगा तो ऑफकोर्स उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ेगा, उसकी उतनी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो जो पुअर कंडीशंस होंगी स्कूल की घर की, तो उसकी वजह से पुअर हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पुअर होगी एंड कॉग्निटिव स्किल्स भी पुअर होंगी बच्चे की। ठीक है, सो आई होप ये आपको होम का समझ आया है। एंड क्यों होंगी, क्योंकि होम की पुअर कंडीशंस कैसे होती हैं, एक तो स्मॉल स्पेस में ज़्यादा क्राउड होता है। ठीक है, तो वहाँ भी बच्चे को उतना एक होता है ना कि खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने का या चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का वो उसके पास स्कोप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि घर में ऑलरेडी बजाय कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, कि विद इन अ स्मॉल रूम काफ़ी लोग रह रहे हैं, क्राउडेड स्पेस है, वहाँ पे उसको उतना घूमने फिरने को, उसको चलने को बच्चे को इतना नहीं मिल रहा है। तो इससे बच्चे की फिज़िकल हेल्थ एंड कॉग्निटिव स्किल्स दोनों पे असर पड़ेगा। ठीक है, सो अगर पॉवर्टी होगी तो इट विल इम्पैक्ट फिज़िकल हेल्थ एंड पुअर कॉग्निटिव स्किल्स, लो फिजिकल हेल्थ एंड पुअर कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स क्या हो गई आपकी, जैसे थिंकिंग की स्किल्स हो गई, है ना, मेमोरी की, परसेप्शन बनने की स्किल्स हो गई आपकी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली चीज़ें हो गई, रीजनिंग की, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम होंगी उस बच्चे में। ओके, अब बात करते हैं स्कूल की। अगर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्कूल सही से नहीं है, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर स्कूल सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है कि सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं होती है, वहाँ पे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ का भी ध्यान दिया जाता है कि
हाउ यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, कैसे आपको दूसरों से बात करनी है, कैसे रहना सहना है, ये सब तरीके जो है एक बच्चा स्कूल जब जाने लग जाता है तो वो सीखता है ना, कि कैसे हमें सोसाइटी में इन्वॉल्व होना है, नॉट जस्ट कि सिर्फ बुक्स से नॉलेज लेनी है। ठीक, तो अगर पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो कम होगा, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कम होगी, वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे ज़्यादातर अगर ऐसे लो क्वालिटी स्कूल से जब पढ़ के निकलते हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ उतने कॉन्फिडेंटली वो इंटरेक्ट कर सके, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें अपना एनवायरनमेंट में देखी ही नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का। एंड इसकी वजह से जब वो देखते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझसे इन चीज़ों के एक्सपोजर में रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो है लो हो जाता है। ठीक है, तो उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता। ठीक, तो पुअर स्कूलिंग अगर रहेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे की साइकोलॉजी पे? लो सेल्फ एस्टीम होगी। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब बात करें पीयर ग्रुप की। पीयर ग्रुप यानी कि जिन बच्चों के साथ वो उठता बैठता है, खेलता कूदता है ना। तो जनरली क्या होता है, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, हम बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे स्ट्रीट प्ले खेलते हैं बच्चों के साथ, है ना, गलियों में हम लोग खेलते हैं। तो उससे क्या होता है, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जब आपको भी याद होगा, आप बच्चे होगे तो आप अपनी गलियों में खेलते होगे, है ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आके आप लोग आपस में खेलते थे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चे आपस में लड़ते हैं, बहस करते हैं किसी चीज़ को लेके, है ना, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं एंड वो आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हमने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया तो हमें लगता है कि ठीक है, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, वो डेवलप होती है ना। एंड हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इससे डेवलप होती है और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि अगर दो फ्रेंड्स आपस में लड़ने लग जाएं किसी चीज़ पे, तो तीसरा फ्रेंड आके बोलता है कि ओके ओके, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। या इवन हम आपस में भी लड़ाई करें तो हम किसी नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करते थे गेम जब भी खेल रहे होते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड यहीं से बच्चा उन स्किल्स को पिक करता है जाने अनजाने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम पीयर ग्रुप के साथ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम गेम्स खेलते हैं बचपन में। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी की। ये तो हमने बात की कि नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ गलियों में खेल रहा है, अपने स्ट्रीट्स में खेल रहा है, तो वो इस तरीके की स्किल्स जो है वो डेवलप करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर आएगी, उसके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी आएगी, है ना, बहसबाजी करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की कॉम्पिटेंसी आएगी। एंड और क्या होगा कि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि पॉवर्टी है, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इतनी पॉवर्टी है तो क्या उन बच्चों को इतना टाइम या इतनी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएं और गलियों में खेलें? नहीं, वहाँ उनको क्या है कि शुरू से ही उनको काम में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो एकदम से सीधा का सीधा जो उनका एक्सपोजर होता है वो अडल्ट लोगों के साथ होता है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ उतना इनका एक्सपोजर नहीं रह पाता। तो ये अडल्ट ग्रुप के साथ ही रह के जो है वो काम करते हैं, जो मतलब लेबर के काम हो गए या मतलब जिसमें कि इनको अर्निंग हो। तो फोकस जो होता है वो इस चीज़ पे होता है कि हम कुछ कमा लें कुछ करके, है ना, बजाय कि हम खेलें। ठीक है, तो इनका जो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली वो वर्क एनवायरनमेंट होता है एंड एडल्ट वर्क एनवायरनमेंट होता है ऐसे बच्चों का जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमने अभी बात की चीज़ों की, जो स्किल्स की जो बच्चा बचपन में डेवलप करता है वो डेवलप नहीं होंगी, है ना, उसके अंदर वो नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर
एक ये चीज़ आएगी कि जब ये बड़े लोगों के साथ रहेगा, ठीक है, तो इसकी जो सोशल स्किल्स होंगी ना, वो इसकी थोड़ी अच्छी होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि इसने बचपन से ही वो सोसाइटी में कैसे चीज़ें हो रही हैं, बड़े लोगों के बीच में कैसे चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस इसको बचपन से होगा, है ना। तो सोशली इंटेलिजेंट ये बंदा ज़रूर बन सकता है, ऐसा बच्चा ज़रूर हो सकता है कि इसको जो है सोशल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन, जो कि नॉर्मल कंडीशन में या रिच पीपल के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक हेल्दी ग्रोथ है, जिसमें कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने वाली जो स्किल्स आती हैं, जब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, उनकी इसके अंदर कमी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पीयर ग्रुप इसका क्या होता है, पीयर ग्रुप में बच्चे तो होते नहीं, चिल्ड्रन होते नहीं, एडल्ट वर्क एनवायरनमेंट होता है मोस्टली इसका पीयर ग्रुप, ठीक है, एडल्ट वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो इसके अंदर आ जाता है, एंड सोशली थोड़ा सा ये एक्टिव एंड इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आई गेस। ओके, सो ये था आपका अपर लेयर का। इसमें हमने कर लिया है होम के बारे में, स्कूल के बारे में, एंड पीयर ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। एंड ज़्यादा क्या होगा, सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। एंड जब हम खेलते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम नेगोशिएट भी करते हैं ना कि कई बार हम बोलते हैं कि इस बारी, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, छोटे छोटे थे, तब बोलते थे इस बारी मुझे बैटिंग करने दे, नेक्स्ट टाइम तुम कर लेना, है ना, या आज मेरे को खेलने दो, कल अगर आप पहले आओगे तो सबसे पहले टर्न आपकी होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स आप निकाल सकते हैं अपने बचपन से। तो ये नेगोशिएटिंग स्किल्स भी जो है बच्चा बचपन में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रह के ही सबसे पहले सीखता है, ओके। तो वो इन चीज़ों की यहाँ पे कमी हो जाएगी। एटसेट्रा मैं लिख देती हूँ, जो भी मैंने बताया आप यहाँ पे वो अपने आप से पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि आपको फर्दर याद रहे, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने ये लिखा है वर्ड यहाँ पे क्रॉनिक पॉवर्टी, ठीक है। क्रॉनिक पॉवर्टी का मतलब क्या है कि जो भाई काफ़ी लंबे समय से जनरेशन टू जनरेशन्स पॉवर्टी चलती आ रही है, ठीक है। जनरेशनल पॉवर्टी है कि यानी कि उनकी फैमिली में गरीबी जो है चलती ही आ रही है जनरेशन से, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसे मतलब जनरेशन दर जनरेशन जो है गरीब परिवार जो हैं काफ़ी समय से, उनकी बात यहाँ हो रही है, ठीक है। तो मतलब एकदम इनग्रेन्ड पॉवर्टी की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। ओके, सो दुर्गानंद सिन्हा ने 2 लेयर्स बताई थी, कंसेंट्रिक लेयर इंडिविजुअल के अराउंड, एक हो गई अपर लेयर, दूसरी हो गई सराउंडिंग लेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं सराउंडिंग लेयर, ओके। सो अब हम देखते हैं कि सराउंडिंग लेयर क्या होती है। ये है हमारी दूसरी लेयर,
सराउंडिंग लेयर। ठीक है, अब पहली लेयर तो थी हमारी अपर लेयर, ठीक है, एंड जो दूसरी लेयर है उसको सराउंडिंग लेयर कह दो, या सपोर्टिव लेयर भी कह सकते हैं, या लोअर लेयर भी कह सकते हैं, या मैक्रो लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम सराउंडिंग लेयर के यानी कि सेकंड लेयर के हैं। इसको और क्या क्या कह सकते हैं, वो अपर लेयर थी, ये लोअर लेयर है, ठीक है, ये मैक्रो लेयर भी है, और इसको क्या कह सकते हैं, सपोर्टिंग लेयर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ड की बात अगर की जाए तो आपको समझ जाना है कि ये बात हो रही है आपकी सराउंडिंग लेयर की। ठीक है, जो सेकंड लेयर है, तो आपको ये अपर लेयर है एंड ये लोअर लेयर है, ये ध्यान रखना है। एंड आपको अगर याद हो तो हमने जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का मॉडल किया था उसमें सबसे पहली लेयर, सबसे पहला सिस्टम कौन सा होता है, माइक्रो सिस्टम, है ना, जिसमें हम होम, स्कूल, ये सब बातें करते हैं, फैमिली की, स्कूल की, पीयर्स की। एंड जो मैक्रो सिस्टम होता है वो बेसिकली हमारा सोशल लाइफ रिलेटेड होता है, राइट। तो यहाँ पे ये है आपका मैक्रो लेयर, एंड जो पहले वाली लेयर है उसको आप अपर लेयर कह दो, मेन लेयर कह दो, माइक्रो लेयर कह दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम सराउंडिंग लेयर की, यानी कि लोअर लेयर, मैक्रो लेयर या फिर सपोर्टिंग लेयर की। तो मैक्रो लेयर मतलब कि अब आप ये देख लो, इन्होंने दो ही लेयर दी हैं। तो पहली लेयर में तो आ गया स्कूल, होम, पीयर्स, अब उसके अलावा जितना भी बच गया वो डाल दिया इन्होंने सराउंडिंग लेयर में। ठीक है, मैक्रो लेयर में। इसमें हम ब्रॉड कैटेगरी में तीन तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे वहाँ हमने पढ़ा होम, स्कूल एंड पीयर ग्रुप, यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तीन तरीके से। एक हो जाएगा आपका ज्योग्राफी, दूसरा हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंड तीसरा हो जाएगा आपका जनरल एमिनिटीज। ठीक है, कैसे, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे कोई फैमिली रह रही है, या स्पेसिफिकली पुअर फैमिलीज़ किस टाइप की ज्योग्राफी में रह रही होती हैं, एंड कैसे फिर वो चीज़ बच्चों को उनकी डेवलपमेंट में या उनकी साइकोलॉजी फॉर्मेशन में इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम पढ़ेंगे जैसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, है ना, हमारी साइकोलॉजी को, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो कैसे किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं, एंड अगेन पॉवर्टी के केस में, और जनरल एमिनिटीज़ की, यानी कि आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी सुख सुविधाएं हैं, बिजली पानी जैसी सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे किसी की भी लाइफ को, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, सो शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या है, यहाँ पे ज्योग्राफी में भी आपके डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफी बताई गई है। कि एक तो ज्योग्राफी वो चीज़ आती है कि आप की जो डेली सेटिंग है, ठीक है, डेली सेटिंग यानी कि किस टाइप की गली में बच्चा रह रहा है, किस टाइप के जो घर की सेटिंग है वो कैसी है, लाइक इट्स अपार्टमेंट, इट्स अपना पर्सनल घर या स्लम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ज्योग्राफी फॉर्म करता है बच्चे की लिविंग सेटिंग की। ठीक है, डेली लाइफ की सेटिंग की जो ज्योग्राफी है वो बच्चे की जो लोकेलिटी है वो बताती है। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है,
कहीं इतनी तंग गलियां हैं कि बच्चे को वहाँ से निकलने में ही इतनी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे बच्चे गेम्स तो क्या ही खेलेंगे, है ना। कहाँ से वो लोग स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। या इतना स्लम्स हैं जहाँ पे लैक ऑफ प्राइवेसी रहता है, ठीक है, प्राइवेसी की वहाँ पे कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है ना। इतना ज़्यादा आसपास घर होते हैं, ना उनमें दरवाजे होते हैं ढंग से, ना वॉशरूम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉवर्टी में आती हैं। तो ये जो लोकेलिटी है, ठीक है, एक तो हो गई ज्योग्राफी बड़े लेवल पे कि माउंटेन्स हैं या रेगिस्तान है या क्या है, किस टाइप की ज्योग्राफी है ना। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ज्योग्राफी वो भी मानी जाएगी। सबसे पहले ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं बच्चे की लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी इज़ ऑल्सो ज्योग्राफी यहाँ बच्चे के लिए, ठीक है। सो कैसी लोकेलिटी में बच्चा रह रहा है, बेसिकली वो चीज़ उसकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या आ गया है ज्योग्राफी में, पहले एक तो डेली लाइफ की सेटिंग, ठीक है, डेली लिविंग सेटिंग, डेली लिविंग सेटिंग यानी कि लोकेलिटी, ठीक है। अगर तो वो अच्छे बड़े बड़े जो बिल्डर्स के अपार्टमेंट्स है वहाँ रह रहा है बच्चा, तो उसको तो वहाँ पे इन हाउस से इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एंड खेलने के लिए भी एंड अदर एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए भी उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन पॉवर्टी की बात करें तो कोई बच्चा अगर ऐसी लोकेलिटी में रह रहा है जो कि स्लम्स हैं, तो वहाँ पे ना तो उसको इतनी मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिलता है, ठीक है, ना ही उसकी प्राइवेसी मेंटेन होती है ना। और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उसकी मतलब कम जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन उसको फेस करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस लोकेलिटी के अलावा और जो दूसरा लेवल पे जो ज्योग्राफी आती है वो आती है अर्बन एंड रूरल सेटिंग की, ठीक है, अर्बन वर्सेस रूरल, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो बच्चा पुअर कंडीशंस में रह रहा है, स्लम्स में रह रहा है, उसकी वही हालत होगी जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि घर बहुत तंग हैं, कुछ खेलने को उसके पास कुछ नहीं है, तो पुअर कॉग्निटिव स्किल्स आ जाएंगी उस बच्चे की, है ना। एंड अगर ज्योग्राफी उसकी अर्बन एंड रूरल के केस में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे रूरल में ऑफ कोर्स उतनी सुख सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी, उतना एक्सपोजर या आसपास भी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे जितने कि उसको अर्बन में मिल रहे हैं। तो नो डाउट अर्बन में जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट जनरली इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी और हायर लेवल की ज्योग्राफी, जिसमें कि हम फिर बात करते हैं नेचुरल ज्योग्राफिक एरियाज़ की, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, है ना, या रेगिस्तान हो गया, है ना। तो यहाँ पे पॉवर्टी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे पॉवर्टी जनरली जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ तक कि अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेसेस, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, या जो डेजर्ट्स हो गए, या जो बाढ़ से पीड़ित, सूखे से पीड़ित आपके प्रदेश हो गए, है ना। सो क्लाइमेट वल्नरेबल होता है यहाँ पे, ये क्लाइमेट वल्नरेबल होते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं है, बारिश आई तो सब कुछ बहा के ले जाएगी, है ना। डेजर्ट में अगर कुछ सुख सुविधाएं नहीं है तो भाई सूखा पड़ गया तो पड़ गया, वहाँ पे कोई सुविधा वहाँ पे पहुँची नहीं है कि वहाँ पे पानी को इनको अवेल किया जा सके पानी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट वल्नरेबल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सूखे का और बाढ़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना रहती है, और उस वजह से यहाँ पे क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरियाज़ में क्रॉनिक
इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे बारिश से छत टूट गई, वो बनाएंगे, फिर बारिश आएगी, फिर वही हाल होगा। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली। ठीक है, ओवर द टाइम वो चीज़ रिपीट हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉनिक। ठीक है, तो क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे जो जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज है वहाँ पे क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वहाँ पे पॉवर्टी बरकरार रहती है। एंड वहाँ पे भी फिर क्या है कि अगेन जो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स हैं उन पे बहुत असर पड़ता है, सेल्फ एस्टीम पुअर हो जाती है, राइट। तो ये इस तरीके से ज्योग्राफी जो है इम्पैक्ट करती है। एंड ज्योग्राफी आपको ये समझना है कि सिर्फ माउंटेन्स या ये डेजर्ट के लेवल पे ज्योग्राफी कंसिडर नहीं होती है। ज्योग्राफी कंसिडर होती है उसकी डेली सेटिंग के आधार पे भी, कि कैसी लोकेलिटी में रह रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लम्स में है, इन पुअर कंडीशन का मैंने लिखा है। ठीक है, स्लम्स में, या अगर अमीर लोगों की बात करें तो उनके अपने खुद के बंगलोज हो गए, बिग बिग अपार्टमेंट्स हो गए, है ना। तो वहाँ की सुविधाएं अलग है, वहाँ के जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो अलग है, राइट। तो एक लेवल पे तो ज्योग्राफी ये हो गई कि वो कैसी लोकेलिटी में रह रहा है। दूसरे लेवल पे ज्योग्राफी हो गई अर्बन या रूरल में है। तीसरे लेवल की, जो हाईएस्ट लेवल की ज्योग्राफी है वो आपकी ये हो गई कि किस प्रकार के आइसोलेटेड एरिया में है, कि माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, जहाँ पे कि आपके बाढ़ आने का, सूखा आने का बहुत खतरा है। ठीक है, तो ये हो गई आपका फर्स्ट ज्योग्राफी का। नेक्स्ट हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इफ़ यू वांट आप नोट डाउन कर सकते हैं, देन हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे चलेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सपोर्टिंग लेयर के अंडर ही है हमारा सेकंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कैसे हमारी सोसाइटी में जो हैं इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, है ना, किस तरीके का सिस्टम बना हुआ है, बेसिकली सोशल लाइफ की यहाँ बात होगी मेनली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, हमारी क्या कास्टिज़म चलता है हमारी सोसाइटी में, किस तरीके की क्लास चलती हैं, है ना, इकोनॉमिक बेस पे, सोशल बेस पे। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास क्या हो गई? अब हमारी कंट्रीज़ में कैसे कैसे देखने को मिलती हैं आपको? बिलो पॉवर्टी, है ना, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, देन पॉवर्टी, देन मिडिल क्लास, रिच क्लास, है ना। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। अब इनका क्या असर पड़ता है किसी की भी साइकोलॉजी पे, या बच्चों की डेवलपमेंट के दौरान उनके डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पे? तो यहाँ बात हो रही है जनरेशनल पॉवर्टी की, यानी कि क्रॉनिक पॉवर्टी की, सदियों से जो, या फैमिली दर फैमिली पॉवर्टी चली आ रही है किसी की फैमिली में। तो वहाँ क्या होगा, उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम होगी, यानी कि उनकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी है कि वो दूर का नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, जो अति गरीब परिवार हैं फैमिली दर फैमिली, वो क्या सोचेंगे, उनका यही टेंडेंसी रहती है कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना पाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो क्या रहेंगे कि ठीक है, हमारा आज का दिन निकल जाए, आज इतने रुपए हमें मिल जाए, हमारा आज का दिन निकल जाए, बस ठीक है, हो गया। वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएंगे कि ठीक है, मुझे इस तरीके से प्लान करके अपनी 12th पास करनी है, फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी है, फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे जॉब लेनी है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है वो यहाँ पे मिसिंग होती है इन द जनरेशनल
पुअर फैमिलीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के सर्वाइवल बेस्ड उनकी चीज़ होती है कि आज का दिन किसी तरह से आज का खाने का जुगाड़ हो जाए, रहने का जुगाड़ हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की यहाँ पे कोशिश रहती है बजाय कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, गोल प्लानिंग की। यही आप अगर मिडिल क्लास में देखें तो वहाँ इसके विपरीत काम होता है कि वहाँ पे वो एक लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग करते हैं। एंड वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न है मिडिल क्लास में कि आप जो अभी मैंने बताया जस्ट कि स्टडीज़ कंप्लीट करो, देन कोई ना कोई जॉब फटाफट से ले लो, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी। रिच क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, कि उनको ये नहीं है कि बच्चा फटाफट से जॉब ले ले, उनको ये है कि ओके आपको जो पसंद है, बच्चे को जो पसंद है वो अपना पैशन परस्यू करे, है ना, क्योंकि उनको सर्वाइवल की या लिविंग की कोई टेंशन नहीं है। उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि बच्चा अगर खुद से नहीं कमाएगा तो भी उनके पास है सफिशिएंट उसको फंड करने के लिए, है ना। तो वहाँ पे बच्चे की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है रिचर फैमिलीज़ में, एफ्लुएंट फैमिलीज़ में, कि वो अपने हिसाब से अपने पैशन को फॉलो करें या जो में भी उनको परस्यू करना है वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो सोशो इकोनॉमिक क्लास है वो हर एक क्लास में अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती है। यहाँ बात पॉवर्टी की हो रही है तो मैं यहाँ पे पॉवर्टी वाले पॉइंट्स लिख देती हूँ जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, तो जनरेशनल पॉवर्टी जब होगी, बट आपको ये समझ आने चाहिए सारे ही, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पॉवर्टी बेस्ड है तो वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। बट आपको ये चीज़ अगर अलग अलग क्लासेस हैं तो जब आप इस हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको तो हर क्लास से डील करना है, तो आपको हर तरीके की यहाँ पे समझ होनी चाहिए, है ना। सो जनरेशनल पॉवर्टी अगर है तो ऐसे इकोनॉमिक क्लास क्या करेगी, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की तरफ जाएगी। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग इनकी नहीं होती है, इतना दूर का ये नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की ये सोचते हैं। एंड इनकी इसीलिए जो थिंकिंग है वो ज़रा दूर तक नहीं जा पाती है, कॉग्निटिव स्किल्स की इनमें कमी होती है। ठीक है, या फिर यू कैन से कि कंस्ट्रेंड होती हैं, कि कॉग्निटिव स्किल्स उतनी उभर ही नहीं पाती हैं। कमी तो क्या होती है कि उभर ही नहीं पाती है, इनकी जो कंडीशन होती है वो अलाउ ही नहीं करती कि आप इतना दूर का सोचो भी। ठीक है, सो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रेंड कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या होगी, जैसे मैंने बताया था आपको जब हमने पीयर ग्रुप की बात की थी फर्स्ट लेयर में, कि यहाँ पे बच्चे का अपना पीयर ग्रुप तो होता नहीं है, कि वो एडल्ट लोगों के साथ ही उठता बैठता, वर्क एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक क्लास की भी जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्निंग कंडीशंस की बात करेंगे हम। तो अर्निंग कंडीशंस, इनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, एडल्ट वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो बच्चा शुरू से ही एडल्ट्स के साथ रह के उस वर्क एनवायरनमेंट में लग जाता है, बचपन से ही ये जो है उसमें चले जाते हैं अर्निंग फेज में। तभी आपने देखा होगा ना कि कितनी ऐसी मुहिम निकाली जाती हैं कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करो, बाल मजदूरी को ख़त्म करो। फर्स्ट प्लेस में ये चीज़ें आई कहाँ से, ये इसलिए आई क्योंकि पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी है तो इसीलिए बच्चे जो है कमाने की तरफ चले जाते हैं या उनकी फैमिली उनको कमाने के लिए पुश करती है। ठीक है, बचपन से ही। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक वो एडल्ट वर्किंग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो यहाँ पे वो जो एडल्ट लोगों के इमोशंस हैं उनको समझने लग जाते हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक बहुत अर्ली स्टेज से ही वो उनको समझ आने लग जाती हैं कि ओके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली में। ठीक है, एंड एज़ कम्पेयर टू जो अमीर घरों के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास में भी आप बच्चे से जब वो जॉब करने लग जाए तब शायद कहीं जाके कोई एक्सपेक्ट करता है कि हाँ इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए कि फैमिली में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करनी है, राइट। लेकिन पुअर फैमिलीज़ में क्या है कि बचपन से ही जैसे ही बच्चा जब वो एडल्ट लोगों के साथ रहता है तो उसे
पता चल जाता है, वो सीख लेता है वहाँ से कि कैसे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट करनी है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, एंड कैसे एडल्ट इमोशंस वर्क करते हैं, एंड इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिंग हो जाता है ना, अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना सीख जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी जॉब्स भी स्टेबल नहीं होती हैं, डेली वेजेस वर्कर टाइप इनकी जॉब्स रहती हैं, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, सोशल इंटेलिजेंस इनकी थोड़ी सी स्मार्ट हो जाती है, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये अंतर इनमें आता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, दूसरी क्लास मतलब सोशो इकोनॉमिक क्लास के, ठीक है। सो क्या होता है इनमें, अडल्ट वर्क एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, यहाँ बच्चों की बात हो रही है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ आ रही है। अडल्ट वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं तो क्या होता है, ये एडल्ट इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड एडल्ट इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक यानी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, इनकी सोशल इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी जो है वो इनके अंदर अच्छी आ जाती है। इम्प्रूव्ड सोशल इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। ओके, तो ये इनके अंदर आ जाता है एज़ कम्पेयर टू इन्हीं की उम्र के जो दूसरी सोशो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे होंगे उनकी बजाय, ठीक है। सो आई होप ये इतना क्लियर है आपको कि सोशो इकोनॉमिक क्लास कैसे इम्पैक्ट डालती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पे, एंड स्पेशली इन केस ऑफ पोवर्टी, ठीक है, क्रॉनिक पोवर्टी। सो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन हम आगे चलते हैं। ओके, सो हम यहाँ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कर रहे हैं एंड हमने सोशो इकोनॉमिक क्लास को देखा। अब ये क्योंकि दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट का मॉडल है, एंड दैट टू क्रॉनिक पॉवर्टी को समझने के बाद जो दिया गया मॉडल है वो है, तो ये आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑफ कोर्स जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी आपको यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अच्छे से समझना एंड एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझना, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक क्लास देख ली हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर। अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये भी एक हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही है इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, ठीक है। सो अगला आता है आपका कास्ट। अब कास्ट हमारे यहाँ n नंबर ऑफ कास्ट हैं, ठीक है, लेकिन बात अगर हो रही है यहाँ पे पोवर्टी की, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उन कास्ट की बात होगी जो कि अंडर प्रिविलेज कास्ट हैं, ठीक है, विच आर लाइक कंसिडर्ड एज अंडर प्रिविलेज कास्ट या मार्जिनलाइज्ड कास्ट जिनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे जो है बच्चे की साइकोलॉजी या बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। सो जनरली तो अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आजकल तो हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स आज के टाइम में बहुत जगह पे एंड स्पेशली इन एजुकेटेड पीपल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत जनरेशन ऑन जनरेशन सदियों से चली आ रही चीज़ें हैं, एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत मात्रा में ये चीज़ प्रिवेल करती है।
कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसी फैमिली में बॉर्न हुआ है, ऐसी जगह पे उसका जन्म हुआ है जहाँ जो कि मार्जिनलाइज्ड कास्ट है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उसकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी। तो आप वो बच्चा देखेगा कि कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन सी लेयर में आते हैं, अपर लेयर में आते हैं, फर्स्ट लेयर में आते हैं, जो कि उसके जस्ट डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो वो देखेगा कि कैसे जो मेरी फर्स्ट लेयर वाले लोग हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या उसके जो बड़े हैं लोग जिनसे कि वो सीखता है ऑन डे टू डे बेसिस डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, जब वो देखेगा कि वो जो लोग हैं वो किसी प्रिविलेज्ड कास्ट वाले लोगों से बात करते हैं, तो वो किस तरीके से बात करते हैं। तो अगर आपने देखा हो मे बी मूवीज़ में, अगर आपने अपनी लाइफ में ये लाइव एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो मे बी मूवीज़ में देखा हो या बुक्स में पढ़ा हो, सुना हो, तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर तरीके से अंडर प्रिविलेज कास्ट वाले लोग प्रिविलेज कास्ट वाले लोग से इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ कि जो प्रिविलेज्ड कास्ट वाला है वो सोचता है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मेरे से ये इस तरीके से बात करे कि मैं इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे हूँ, है ना। बेशक वो प्रोफेशनली या बाय एज उससे ज़्यादा ना हो, स्टिल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वो अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं कि हम इनसे कुछ ऊपर हैं या अलग हैं, है ना। एंड जो अंडर प्रिविलेज कास्ट वाले लोग हैं तो वो उनसे कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि एज इफ़ दे आर ऑन अ हायर पेडेस्टल एंड हम खुद जो है एक किसी लोअर पेडेस्टल पे हैं। तो ये जब इंटरेक्शन होते हुए वो बच्चा देखता है उसकी, हाँ मेरे जो फैमिली में हैं वो इस तरीके से अपर कास्ट वाले लोगों से इस तरीके से बात करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी जो एक साइकोलॉजी है वो हेल्पलेसनेस की साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। उसको लगेगा कि जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इनटू दिस कास्ट, तो ये तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, नो मैटर मैं चाहे कुछ भी मेरी अपॉर्चुनिटी आ जाए लाइफ में या मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, क्यों, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज माई कास्ट, तो फिर मैं ये जो इंटरेक्शन है ये मैं चेंज कर ही नहीं सकता। एंड कहीं ना कहीं जब उसकी सोच थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, तो उसको ये लगता है कि वो किसी एक हेल्पलेसनेस में जकड़ा गया है, तो ये उसकी साइकोलॉजी में ये हेल्पलेसनेस जो है आ जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया कि लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं इसको, कि वो सीख जाता है, मान लेता है इसी चीज़ को अपनी फेट मान लेता है कि यही मेरे भाग्य में है, तो यहाँ से वो हेल्पलेसनेस लर्न कर लेता है, तो इसको बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक। सो यहाँ पे कास्ट के केस में क्या होता है कि लोअर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज्ड कास्ट के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम, क्या आ जाता है उनके अंदर, लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक है। जब उनको लगता है कि उनके बस की ही नहीं है इस सिचुएशन को चेंज करना। एंड ये कैसे स्ट्रेंथन होती हैं, जब वो अपने जो फर्स्ट लेयर के मेंबर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जब देखते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो कि दूसरी कास्ट के हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो हेल्पलेसनेस लर्न करते हैं। एंड इससे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, उनका सोशल कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स पुअर हो जाएगा, ठीक है। हेल्पलेसनेस अगर किसी को लग रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा कहीं में, तो कॉन्फिडेंस तो जाहिर सी बात है उसका आउटकम होगा कि लो कॉन्फिडेंस, है ना। तो लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एंड एक हमेशा किसी भी एनवायरनमेंट में जो है उसको स्ट्रेस की फीलिंग रहेगी कि यहाँ पे मुझे इसी पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना है, तो स्ट्रेस जो है उसको हमेशा फील होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में ये होगा। अब और एग्जाम्पल इसका देखें, तो आपने कई बार ये न्यूज़ भी सुनी होगी जो रिमोट एरियाज़ के, एंड आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है,
तो यहाँ पे कभी ना कभी इस टाइप की न्यूज़ बहुत बारी सुनने को मिलती हैं, या आपने वीडियोस भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे इस टाइप से, कि जो मार्जिनलाइज कास्ट के बच्चा है उससे क्लासरूम में सफाई कराई गई, ठीक है, या मे बी इन सम केसेस आई हैव सीन द न्यूज़ जहाँ टॉयलेट की सफाई कराई गई, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसकी कास्ट कुछ अलग है एज़ कम्पेयर टू किसी और की कास्ट से या बाकी बच्चों की कास्ट से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो वो छोटा बच्चा है वो क्या सीखेगा, उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा। अब वो बच्चा क्लास में गया है किस लिए, पढ़ने के लिए, बाकी बच्चे किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वो सुबह सुबह ये याद करके ये सोच के तो नहीं जाते कि मेरी कास्ट ये है तो मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे पढ़ने के अलावा कुछ और करना पड़ेगा, नो। लेकिन जो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ऐसे ट्रीट किया गया है जो कि पढ़ने के उद्देश्य से क्लास में आया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट उससे कुछ और टास्क परफॉर्म करवाया गया है, जैसे कि सफाई वगैरह कराना, जो कि बाकी बच्चों से नहीं कराया गया, तो उस बच्चे को हमेशा दिमाग में क्या रहेगा, स्कूल जाने से पहले दैट चाइल्ड विल ऑलवेज रिमेंबर कि मेरी कास्ट क्या है, ठीक है। एंड वहाँ जो उसका जाने का मकसद है कि मुझे पढ़ने जाना है, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी, राइट। तो वो बच्चा हमेशा एक अलर्ट मोड में रहेगा, हाइपर विजिलेंट मोड में रहेगा कि आज मैं क्लास में जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास में फिर से कुछ गंदा मिल गया तो कहीं मुझे सफाई करने के लिए ना बोले, या कहीं कुछ और ना बोल दे मेरे को कि चलो आप पीछे बैठ जाओ जाके। मतलब हमेशा वो बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली एक हाइपर विजिलेंट मोड में रहेगा, एंड इस वजह से उसके अंदर एंग्जाइटी आने की बहुत संभावना रहती है, एंड इनफैक्ट एंशियस वो रहता है कॉन्स्टेंटली अगर हाइपर विजिलेंट भी होता है तो, ठीक है। तो ये सोशल एंग्जाइटी जो है उसकी लाइफ का पार्ट बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट, ठीक है। तो ये उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। तो यहाँ पे एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये ऐसा नहीं है कि अभी तो जो हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है ना, क्लियरली विजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन क्लियरली विजिबल वाले ही होते हैं, ये कई बार ऐसे सटल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि हो सकता है कि आपको अपनी आंखों से नहीं दिखें, लेकिन जो है कोवर्ट तरीके से, सटल तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमने ये देख लिया क्या असर पड़ा साइकोलॉजी पे, हेल्पलेसनेस लर्न कर लेता है बच्चा, कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने देखा क्लासरूम वाला, जहाँ पे कि मोटिव कुछ और था बच्चे का क्लासरूम में जाने का, लेकिन उससे करवाया कुछ और जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्लासरूम के अलावा कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है जहाँ पे कि वो किसी किसी एक ग्रुप में जा रहा है जिसका उद्देश्य कुछ और है, मे बी पार्टी के लिए जा रहा है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वहाँ पे कुछ और उससे एक्सपेक्टेशन है कुछ और करने की, बिकॉज दैट चाइल्ड बिलोंग टू सम अदर कास्ट, ठीक है। तो जो जहाँ पे मेन पर्पस के अलावा अगर उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, हाइपर विजिलेंट वो बच्चा रहेगा हमेशा। विजिलेंट मतलब सतर्क, एकदम सतर्क रहना कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ, अभी कोई कुछ हो बोल ना दे, है ना। तो हाइपर विजिलेंट रहेगा एंड कांस्टेंट उसके अंदर सोशल एंजाइटी रहेगी, ठीक है। तो ये उसकी साइकोलॉजी पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। सो ये है आपका। तो यहाँ पे इसका जो हमने देखा कि जो कॉग्निटिव था, कॉग्निटिव शिफ्ट उसका हो गया फ्रॉम लर्निंग टू हाइपर विजिलेंस, है ना। वो आया किस लिए था, दिमाग में क्या सोच के आया था बच्चा, उसका कॉग्निटिव थिंकिंग क्या थी उस टाइम पे कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो आज कुछ नया सीखूंगा, है ना। एंड वहाँ जाके जो है उसको ये काम कराया गया। तो अगले दिन जब बच्चा नया था, जब नेक्स्ट डे से वो जाएगा तो वो ये सोच के नहीं जाएगा कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, आज मैम क्लास में क्या पढ़ाएंगी, नो। उसके दिमाग में ये थॉट चलेगी कि आज कुछ और ना करवा लें मुझसे, आज कुछ ऐसा काम ना करवा लें, है ना। तो जो उसका जो थिंकिंग थी वो शिफ्ट हो गई ना एक जगह से दूसरी जगह, कॉग्निटिव शिफ्ट यहाँ पे उसका हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट देयर कॉग्निटिव लोड, ठीक है। ऐसी स्थिति में इनका शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स कह लो या कॉग्निटिव लोड कह लो, ठीक है। कि पहले जो उसका मेन जो थॉट उसका ऑक्यूपाई कर रही थी दिमाग, अब कुछ और ही थॉट ऑक्यूपाई कर रही है जो कि उसके
टारगेट से मैच भी नहीं होती हैं, है ना, एंड वो अल्टीमेटली इवन कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डाउन करती है एंड सोशल एंग्जाइटी में वो बच्चा रहता है हमेशा। एंड यहाँ से वो बचपन से ही वो फिर ये सब चीज़ें सीख जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी, हमने सोशियो इकोनॉमिक क्लास कर ली, हमने कास्ट कर ली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। अब एक और है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। ये भी हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट डिपेंड्स कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, वो कैसा काम कर रहा है, वो लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे लोग उनसे मतलब डरते हैं या उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब अगर कहीं पे ऐसा हो कि करप्ट एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अगेन जैसे यहाँ पे लर्नड हेल्पलेसनेस थी, यहाँ पे भी लोग हेल्पलेसनेस सीख जाते हैं। कैसे कि उनको पता है कि अब तो काम तभी बनेगा जब या तो इनको रिश्वत दो या फिर कोई जान पहचान का हो, तभी हमारी जो है आगे बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी, है ना। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो वहाँ पे जो पब्लिक है वो क्या हो जाती है, हेल्पलेसनेस लर्न कर लेती है। उनको लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम इज़, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अगेन फिर क्या होता है, जैसे इसमें होता है कि लर्न हेल्पलेसनेस हो गई तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस कम होगा एंड आप एक डिपेंडेंसी वाली चीज़ आ जाएगी कि आपको लगेगा कि आपका पर्टिकुलर कोई काम है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी चीज़ के ऊपर, तो आप किसी ना किसी तरीके से करके वो चीज़ फुलफिल करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही नहीं है, करप्ट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकता है, एक तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी मेरिट बेस्ड पे, आपके खुद के टैलेंट पे कुछ नहीं होना जाना, नो मैटर आप कितना मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, आपको अगर ये काम निकलवाना है तो इसका यही तरीका है कि इधर आप ब्राइब करो या आप सिफारिश लगवाओ, है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है एंड लर्नड हेल्पलेसनेस भी हो जाती है। तो अब जिनके पास नहीं है इतने सोर्सेज तो वो क्या करेंगे बेचारे, तो वो जो है हेल्पलेसनेस लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंड अगेन फिर वही कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा तो काम बन ही नहीं रहा, हम तो अटक ही जाते हैं हर जगह पे, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हो सकते हैं। ओके, एंड और क्या हो सकता है इसमें, इसके साथ साथ लोगों को ये लग सकता है कि जब हम कुछ करेंगे तभी हमें मिलेगा, डिपेंडेंसी के केस में, है ना, कि अगर आपने गवर्नमेंट के फेवर में कुछ किया देन ओनली यू विल बी रिवॉर्डेड विद सम फैसिलिटीज़, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट बनी किस लिए, हमारी खुद की, हमें खुद को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, इसीलिए बनी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा क्रिएट हो रही है वहाँ लोगों को लगेगा कि हमने गवर्नमेंट को इसलिए नहीं चुना है कि वो हमारे लिए कुछ काम करे, ये चीज़ उनके दिमाग से निकल जाएगी एंड उनको ये लगेगा कि हम कुछ करें गवर्नमेंट के लिए, देन ओनली गवर्नमेंट विल डू फॉर अस, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी वाला या गिव एंड टेक वाला तरीका हो जाता है जब बहुत ज़्यादा करप्ट लेवल की आपकी अगर पॉलिटिकल सिस्टम या ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जाता है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ पे भी यही चीज़ें लागू होती हैं अगर एक बहुत करप्ट एनवायरनमेंट है तो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड उसके बाद है हमारी जनरल एमिनिटीज़। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम जनरल एमिनिटीज़ की बात करेंगे।
ओके, सो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी देख ली सेकेंड लेयर में, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लिया, एंड थर्ड है हमारा जनरल एमिनिटीज। ठीक है, जनरल एमिनिटीज एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज भी आपकी एमिनिटी ही हो चुकी है। अब बिजली पानी की तरह ही आपको इंटरनेट भी चाहिए, है ना। तो इसमें आएगा आपका बेसिक नीड्स का एक्सेस, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया, या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, यातायात के साधन हो गए, है ना, हेल्थ केयर हो गया। तो इन सब की सुविधाएं कैसी हैं। अगर आप किसी पुअर इलाके में रह रहे हैं, या सपोज करो अगर सरकारी सुविधाएं कम हैं एंड प्राइवेट अफोर्ड करने का नहीं हो पा रहा है, तो ऑफ कोर्स जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। एंड उसी तरीके से जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि फिजिकली पुअर हेल्थ हो जाएगी एंड कॉग्निटिव स्किल्स की कमी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड जनरल एमिनिटीज़। अब सबसे ये हमारा यहाँ पे इनका मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं एक बार अपने डायग्राम की तरफ। ओके, सो अब आपने देखा कि इंडिविजुअल के अराउंड दो लेयर हैं, दिस एंड दिस, अपर लेयर एंड सराउंडिंग लेयर। अब ये जो दोनों लेयर है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं, डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में काम कर रही हैं, कि ये लेयर अलग से कहीं काम कर रही है, ये लेयर अलग से कहीं काम कर रही है, नो। इसका एक एग्जाम्पल तो हमने जो कास्ट वाला की देखा, उसमें हमने देख लिया कि कैसे जो अपर लेयर जो पेरेंट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है ना। एंड अब क्या होता है कि ये लेयर जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखती हैं, दीज आर इंटरडिपेंडेंट लेयर्स, इंटरडिपेंडेंट लेयर्स। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बात की अपर लेयर में होम की, स्कूल की, पीयर ग्रुप की। ठीक है, सराउंडिंग लेयर में हमने बात की ज्योग्राफी की, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की एंड जनरल एमिनिटीज़ की। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एक लेयर का दूसरी लेयर पे असर पड़ता है। सराउंडिंग लेयर में हमने बात की जनरल एमिनिटीज़ की, टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, अब ये एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। हमारे कंट्री में ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब तक इंटरनेट नहीं था, ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था, तब तक बहुत सारे ऐसे पुअर इलाके थे, रूरल कह लो या बहुत दूर दराज के इलाके कह लो, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी या बहुत गरीबी थी। ठीक है, जब इंटरनेट सस्ता हुआ, उन लोगों तक पहुँच गया, उनके पास स्मार्टफोन्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं आज की डेट में जो कि बहुत ही पुअर कंडीशंस से उठ के एंड एकदम आज की डेट में एकदम लेविश लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी किस में आती है, हमारी एमिनिटीज़ में आती है ना। हमने देखा जनरल एमिनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी में, वो कौन से लेयर में है, सराउंडिंग लेयर में। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी की सुविधा उस गरीब परिवार, उस गांव तक पहुंची, तो वहाँ के बच्चे ने क्या किया, उसका खूब इस्तेमाल किया एंड वो एक गरीब से एक बहुत अमीर बन गया। तो यहाँ पे उसने अपर लेयर में जो अपनी होम की कंडीशन है, पॉवर्टी की कंडीशन है, उसको मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो बच्चा जो है काफ़ी आज की डेट में रिच बच्चा बन चुका है, या रिच इंडिविजुअल बन चुका है, इन्फ्लुएंसर बन चुका है। तो इस तरीके से जब उसकी सराउंडिंग लेयर में कोई चेंज आया, तो उसकी अपर लेयर में भी उसका चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेयर आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आइसोलेशन में ये लेयर नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक लेयर में कुछ हो रहा है एंड अपर लेयर में उसका असर ना पड़े, या अपर लेयर में कुछ हो रहा है और सराउंडिंग लेयर में असर ना पड़े, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपस में ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं एंड ओवरलैप करती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा
दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल, ठीक है, जिसमें हमने 2 लेयर्स की। अब इस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक में एक चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट आपकी, नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या होता है? हेरिडिटी, ये हमने जब किया था तो देखा था। ठीक है, नर्चर क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट। वर्सेस का मतलब कि आपस में ये इनकी डिबेट चलती रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट या मे बी हेरिडिटी के फील्ड से जो साइंटिस्ट होते हैं, जेनेटिक्स के फील्ड से साइंटिस्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि कुछ का मानना ऐसा होता है कि हाँ, नेचर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमारे अंदर डाल के भेजता है एंड देन एनवायरनमेंट जो है उसको नर्चर करता है, उसके हिसाब से वो चीज़ उतनी रियलाइज़ होता है पोटेंशियल उसका। ठीक है, कुछ ये मानते हैं कि नहीं, नेचर ही बहुत सर्वोपरि है, नेचर ने जैसा बना दिया वही चीज़ सबसे ज़्यादा है। कुछ ये मानते हैं कि नेचर ने चाहे कैसा भी बनाया, नर्चर के द्वारा वो चीज़ जो है, एनवायरनमेंट के द्वारा वो चीज़ जो है, जैसा हम चाहें वैसे हम बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। तो ये टॉपिक जो है नेचर वर्सेस नर्चर, या ये जो स्टेटमेंट है नेचर वर्सेस नर्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस टॉपिक की, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। एंड आपको ये समझना है कि नेचर हेरिडिटी है, नर्चर एनवायरनमेंट है। एंड ये जो फ्रेज़ है नेचर वर्सेस नर्चर, ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप बात करेंगे किस टाइप की रिसर्चेज होती हैं, किस टाइप की स्टडीज़ होती हैं इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, नेचर वर्सेस नर्चर को या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल रहता है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो हमारी स्टडीज़ होती हैं, रिसर्चेज होती हैं, वो जनरली होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चीज़ या स्टडीज़ जो होती हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा फैमिली पे होती हैं। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा होती हैं आपकी ट्विंस पे, आइडेंटिकल ट्विंस पे, और होती हैं आपकी एडॉप्टेड चाइल्ड्स पे। कैसे, ऐसा क्यों? कि अगर आपको याद हो, हमने आइडेंटिकल ट्विंस के केस में पढ़ा था कि जीनोटाइप सेम होता है उनका, 100% जीनोटाइप सेम होते हैं, यानी कि उनको जो जेनेटिक्स मिले होते हैं वो कम्प्लीटली सेम होते हैं। ठीक है, उनके जो भी जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो कम्प्लीटली सेम होते हैं, एज इट इज़ जीनोटाइप होता है। तो यानी कि अगर हम नेचर को देखें कि नेचर कैसे एक्सप्रेस हुआ है, तो हम उन दोनों में, 2 आइडेंटिकल ट्विंस में देख सकते हैं कि ओके, नेचर ने बिल्कुल सेम तरीके से अपने आप को दिखाया है। अब उन 2 बच्चों को सपोज करो, एक को हम किसी अलग एनवायरनमेंट में पालें एंड एक को हम किसी अलग एनवायरनमेंट में पालें, तो हमें ये पता है इन दोनों का जीनोटाइप सेम था, यानी कि नेचर ने अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया, नेचर ने सेम बनाया। हमने अब डिफरेंस कहाँ पे लेके आए हम? एनवायरनमेंट में। एक को सपोज करो हमने बहुत ही गरीब कंडीशंस में या अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में हमने पाला, एंड एक को हमने पाला बहुत ही प्रिविलेज कंडीशंस में जहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिला। तो हम बाद में देखेंगे कि कुछ साल के बाद दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों की इंटेलिजेंस, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो जैसे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, है ना, बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ पहले तो अक्सर बनती रहती थी, जैसे जुड़वा मूवी देखी होगी, या पुराने ज़माने की और सीता गीता, इस टाइप की जो मूवीज़ अगर देखी होंगी, तो वहाँ पे हमेशा कैसे होता है कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, वो बचपन में बिछड़ जाते हैं, एक तो फिर बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत स्मार्ट बन जाता है, एक थोड़ा दब्बू किस्म का बन जाता है, एनवायरनमेंट के बेसिस पे, है ना। तो ये इस तरीके से एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है। तो एनवायरनमेंट का असली रोल अगर हमें समझना है तो कौन सी स्टडी? आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, अब एडॉप्टेड चाइल्ड का भी जो रोल है वो कैसे समझ आता है? अब सपोज करो कोई चाइल्ड अडॉप्ट हुआ, कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है किसी गरीब फैमिली में, ठीक है, वहाँ
अगर वो रहता तो उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, है ना। हो सकता है उसका जो बॉर्न इंटेलिजेंस है, जीन्स जो हैं, जेनेटिकली उसके इंटेलिजेंस ज़्यादा शार्प हो, लेकिन अगर वो जिस फैमिली में पैदा हुआ है वहाँ पे उसको उतनी अच्छी एजुकेशन, उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, तो जब वो बड़ा होएगा तो उतना डेवलप नहीं हो पाएगी उसकी इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। लेकिन अगर उस बच्चे को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है, किसी ऐसी वेल्दी फैमिली के द्वारा, ऐसी समृद्ध फैमिली के द्वारा जो कि उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती है, बहुत अच्छा खाने पीने को दे सकती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो अब क्या होगा, इस बच्चे की इंटेलिजेंस जो है अपनी बहुत अच्छी डेवलप होगी, है ना, अगर उसकी जेनेटिकली अच्छी थी तो। जबकि अगर पहले एनवायरनमेंट में ये रहता तो वहाँ पे वो दब जाती चीज़, ठीक है, वो उतनी रियलाइज़ नहीं हो पाती। यहाँ पे क्या है, उसकी अच्छी खासी इंटेलिजेंस डेवलप होगी, अच्छी पर्सनालिटी निकल के आएगी। तो इस तरीके से जो अडॉप्टेड स्टडीज़ होती हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं वो भी काम आती हैं हमारा एनवायरनमेंट का एंड जीन्स का रोल समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसकी अच्छा एनवायरनमेंट देने के बाद अगर उसकी इंटेलिजेंस हाई लेवल की निकली तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई इसके जो जीन्स थे इंटेलिजेंसी वाले वो अच्छे थे, है ना। तो इस तरीके से ये स्टडीज़ जो है आपकी काम आती हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, उससे ज़्यादा इसमें अब आपके मतलब का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो कि आपको याद रखनी पड़े कि ऐसा किसने कहा, ये क्या होता है। तो उसको मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फैक्चुअल चीज़ें उतनी पढ़ के याद नहीं होती जितनी जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे अभी। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि हमने आज क्या क्या कर लिया, ठीक है। ओके, तो आज हम कर रहे थे इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि दिया था दुर्गानंद सिन्हा ने। दुर्गानंद सिन्हा इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड वो ये स्टडी कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि कैसे एक जो क्रॉनिक पॉवर्टी है, जनरेशन दर जनरेशन चलने वाली गरीबी है, दरिद्रता है, वो कैसे किसी बच्चे की मानसिक स्थिति को एंड उसकी डेवलपमेंट को, उसकी साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट को कैसे असर डालती है, उस पर कैसे उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने मॉडल बनाया था उसको स्टडी किया, उसको अडेप्ट किया एंड अपना एक मॉडल दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें इन्होंने 2 लेयर्स बताई, ये भी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। ओके, सो कंसेंट्रिक है तो इंडिविजुअल सेंटर में है, उसके अराउंड सबसे पहले लेयर आती है अपर लेयर, जहां वो डायरेक्टली इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। उसमें कौन कौन होते हैं उसका पार्ट, उसका घर, उसके फैमिली, उसका स्कूल, उसके पीयर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे अगर गरीब कंडीशंस हैं तो उसकी साइकोलॉजी और डेवलपमेंट में कैसे असर पड़ेगा वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखी कि उससे नेक्स्ट लेयर, उसकी जो सपोर्टिंग लेयर आती है वो आती है सराउंडिंग लेयर। उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कि बच्चे की ज्योग्राफी, कैसे लोकेलिटी में वो रह रहा है, अर्बन कंडीशंस में है, रूरल कंडीशंस में है, या ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में है, तो वो चीज़ें कैसे उसकी साइकोलॉजी को या उसकी डेवलपमेंट को असर डालेंगी। देन हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़े, इसमें हमने पढ़ा सोशो इकोनॉमिक क्लास को, कास्ट को एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, कि कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं। एंड देन हमने जनरल एमिनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ा, ठीक है, कि अगर कैसी सुविधाएं हैं जो कि बच्चे को की ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट एंड उसकी साइकोलॉजी पे असर डालती हैं। एंड देन हमने देखा कि ये दोनों लेयर्स जो हैं आपस में ओवरलैप करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। अगर किसी एक लेयर में कुछ डिफरेंस आता है तो उसका असर दूसरी लेयर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिर हमने नेचर वर्सेस नर्चर को पढ़ा। फ्रांसिस गैल्टन ने ये फ्रेज दिया था। एंड जो इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस एंड अडॉप्टेड चाइल्ड की होती हैं। सबसे जो वाइडली स्टडी की जाती है वो आइडेंटिकल ट्विंस की होती है, सबसे एप्ट स्टडी मानी जाती है इसमें ये, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एपिजेनेटिक्स, ठीक है। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? परमानेंट ऑल्टरेशन ऑफ द DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, स्टडी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली,
चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस या फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है, अब एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स बेसिकली ये स्टडी करता है कि जो आपकी जीन्स हैं वो जब एक्सप्रेस हो रही हैं तो उस पर एनवायरनमेंट का क्या असर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था ना कि अगर सपोज करो जीन्स तो अच्छे इंटेलिजेंसी वाले हैं, हाई इंटेलिजेंसी वाले जीन्स हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, उसको अच्छा एजुकेशनल सिस्टम नहीं मिला, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो इंटेलिजेंस उसकी उतनी निकल के नहीं आएगी। ठीक है, या फिर अच्छी हाइट वाले जीन्स हैं लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला ढंग का तो भी उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एपिजेनेटिक्स क्या, एनवायरनमेंट का रोल देखता है जीन्स के एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि डीएनए को नहीं छेड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को नहीं छेड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी जीन के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो नोटिस किए जाते हैं। तो वो चेंजेस किसकी वजह से आएंगे? वो आएंगे एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, विदाउट ऑल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डीएनए को या आपके किसी भी जेनेटिक मटेरियल को नहीं चेंज किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ थ्योरी प्रोडक्ट लॉ एन इंडिविजुअल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो वुडवर्थ ने एक थ्योरी दी थी, एक लॉ दिया था, वो क्या है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में वो हमें देखना है। उनका जो लॉ था वो बेस्ड था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की एक इंडिविजुअल क्या है हमें ये बताना है ना, कि एन इंडिविजुअल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कि एक इंडिविजुअल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सम ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, ओनली द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब ये बोल रहे हैं कि वुड्सवर्थ ने क्या कहा था कि एक इंडिविजुअल को अगर हमें हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के टर्म्स में डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे करेंगे? क्या एक इंडिविजुअल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम है, उनका जोड़ है? क्या वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है? क्या वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से है? या वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, गुणा है? ठीक है, तो इन्होंने जो हमें दिया था लॉ वो ये था कि एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, गुणा है उनका। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम किसी भी चीज़ को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? वो कंप्लीट ज़ीरो हो जाती है। यानी कि अगर हेरिडिटी, सपोज हेरिडिटी को हम पिक्चर में ना लें, हेरिडिटी को हम ज़ीरो रख दें तो इंडिविजुअल क्या होगा? ज़ीरो, इंडिविजुअल होगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एनवायरनमेंट को ज़ीरो रख दें तो भी क्या आंसर आएगा? ज़ीरो, इंडिविजुअल है नहीं। तो यानी कि ये इनका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी भी उतना ही ज़रूरी है एंड एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है टू बी एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर हम सम की बात करें तो सम में अगर एक चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो भी एक चीज़ बच जाएगी, राइट? तो इसलिए सम नहीं है एंड अकेले अकेले भी नहीं है, ये दोनों ही हैं एंड दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, ये आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोवाइड्स द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स। ठीक है, हमने एपिजेनेटिक्स देख लिया क्या होता है, अब हमें बताना है बिहेवियरल जेनेटिक्स की इसमें से करेक्ट डेफिनेशन क्या है, यानी कि बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक आर्किटेक्चर डायरेक्टली डिक्टेट्स ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, कि कैसे हमारा जो जेनेटिक आर्किटेक्चर है वो क्या ह्यूमन कल्चर को और सोसाइटी को रूल करता है। The field of study that examines the relative contributions of genetic and environmental factors to variations in behavior, या ऐसा
फील्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का किसी के बिहेवियर पे, ठीक है। या अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू जीन थेरेपीज एम्ड एट एलिमिनेटिंग एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, या ये कोई मेडिसिन की ब्रांच है जहाँ पे हम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। या फिर द साइकोलॉजिकल थ्योरी असर्टिंग दैट ऑल बिहेवियर पैटर्न्स आर स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस, या फिर ये ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि ये कहती है कि हमारे जो भी बिहेवियर हैं वो सारे स्ट्रिक्टली डीएनए पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं पता है तो आपको पता चल भी जाएगा। लेकिन सपोज़ करो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आपको नहीं पता कि अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, सपोज़ करो आप में से आपको ये एकदम नया क्वेश्चन है, आपका एग्ज़ाम है एंड आपको नहीं पता कि इसमें क्या करना है। आप इसको समझो इस तरीके से, बिहेवियरल आ गया तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, साइकोलॉजी की, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में ही साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो बिहेवियर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी की किसी ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है। जेनेटिक्स आ गया तो इसका मतलब जेनेटिक्स वाली ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी ब्रांच या ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे साइकोलॉजी और जेनेटिक्स का काम बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जेनेटिक्स कैसे साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती होगी, ठीक है। साइकोलॉजी तो जेनेटिक्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक, पहले जीन्स आएंगे उसके बाद साइकोलॉजी आएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी पहले डेवलप हो गई एंड जीन्स बाद में आए, तो जेनेटिक्स साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करेगी, ठीक। अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम सिलेक्शन बाय रिजेक्शन करते हैं जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, यानी कि हम रिजेक्ट करते जाते हैं कि क्या चीज़ नहीं हो सकती है, देन लास्ट में जो बचे वो हमारा आंसर, ठीक है। अब ये है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक आर्किटेक्चर डायरेक्टली डिक्टेट ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर की बात, साइकोलॉजी की बात तो की ही नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद है द फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू वेरिएशन इन बिहेवियर, यानी कि कैसे हमारा जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, ये इसका स्टडी है, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि हाँ, जो इसमें हमने समझने की कोशिश की थी उससे मिलता जुलता है ना, तो इसको अभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन देखते हैं अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू जीन थेरेपीज एम्ड एट एलिमिनेटिंग एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। मेडिसिन की ब्रांच, तो ये मेडिसिन की ब्रांच नहीं है आपकी, मेडिसिन की ब्रांच आपकी जो मेडिकल रिलेटेड होती हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले तो ये मेडिसिन की ब्रांच नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। एंड एम्ड एट एलिमिनेटिंग एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, तो यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात हो रही है, एबनॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मेलिटी की बात है, ये ओवरऑल हर प्रकार के बिहेवियर की बात कर रहा है। तो एक तो ये मेडिसिन देख के आपको लगना चाहिए कि ये गलत है, दूसरा यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेट की बात हो रही है, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर कह लो या ट्रेट कह लो, उसको हम बिहेवियर भी चलो आगे मान लें कि ट्रेट नहीं तो बिहेवियर ही चलो ले लें, बट सिर्फ एबनॉर्मल की बात हो रही है तो भी ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, द साइकोलॉजिकल थ्योरी asserting that all behavior patterns are strictly determined by an organism's DNA sequence। अब ये बोल रहा है कि ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये जिसमें कि हमारे बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के डीएनए से होते हैं। तो यहाँ पे डीएनए के अलावा हमारा एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, सिर्फ डीएनए सीक्वेंस से नहीं होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप डी और बी में कंफ्यूज हो जाओ कि जो साइकोलॉजिकल थ्योरी असर्टिंग दैट ऑल बिहेवियर पैटर्न्स आर स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस, ठीक। लेकिन
अभी तक जितना आपने पढ़ा है, बिहेवियर जो है एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी। इस तरीके से आपको समझ जाना चाहिए, डी भी आपका रॉन्ग है ये, क्योंकि स्ट्रिक्टली सिर्फ ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहा है, ओके। एंड ऐसी कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है। अगर इस टाइप की कोई थ्योरी होती भी तो वो हो सकता है जेनेटिक्स की ब्रांच की हो, लेकिन जब साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी की कोई ऐसी थ्योरी में नहीं कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए सीक्वेंस पे डिपेंड करती है ये चीज़। तो बिहेवियरल जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये आपको बताता है कि जेनेटिक का और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है हमारे बिहेवियर पे, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर सेपरेटिंग द इफेक्ट ऑफ नेचर, हेरिडिटी फ्रॉम नर्चर, एनवायरनमेंट इन ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स अभी हमने पढ़ा, बिहेवियर जेनेटिक्स, उसमें सबसे अच्छा जो है कौन सी रिसर्च मानी जाती है ये हमें बताना है। अभी अभी हमने आज की क्लास में ही ये चीज़ पढ़ी है, एडॉप्शन स्टडीज़, कंपेयरिंग एडॉप्टेड चिल्ड्रन टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड एडॉप्टिव पेरेंट्स, या आइडेंटिकल ट्विंस की रेज्ड अपार्ट कंपेयर टू आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड टुगेदर, ठीक है। ऐसे ट्विंस जो कि अलग रेज हुए हैं एज कंपेयर टू ऐसे ट्विंस जो कि सेम एनवायरनमेंट में रेज हुए हैं, या फैमिली की स्टडीज़, ट्रैकिंग बिहेवियर ट्रेट्स अक्रॉस 3 जनरेशंस, या कंपेयरिंग फ्रेटर्नल ट्विंस रेज टुगेदर टू ऑर्डिनरी सिबलिंग्स रेज टुगेदर, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, जो कि डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। इनमें कोई समान जेनेटिक्स के जीनोटाइप की इनकी ये मतलब लाइक ऑलमोस्ट 50% इनके मैच करते होंगे, ज़्यादा मैच नहीं करते। किसी भी सिबलिंग की तरह, जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं ना जो ट्विंस नहीं होते हैं, उन्हीं के जैसे इनका जीनोटाइप रहता है फ्रेटर्नल ट्विंस का। ऐसा नहीं है कि ट्विंस लग गया तो इनका जीनोटाइप कुछ ज़्यादा मैच कर जाएगा, नो। नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही इनका भी जीनोटाइप रहता है। हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस के केस में 100% जीनोटाइप सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि सबसे बढ़िया स्टडी कौन सी मानी जाती है, आइडेंटिकल ट्विंस की, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो दिस इज द आंसर, ओके। देन है, डज हेरिडिटी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस, क्या हेरिडिटी इंटेलिजेंस की एब्सोल्यूट लिमिट बताती है? आंसर है येस, नो। येस, हेरिडिटी डिटरमाइन फुल अ फिक्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, या नो, हेरिडिटी डिटरमाइंस ओनली द पोटेंशियल रेंज while environment determines its realization. Yes, environment has no role in intelligence development, या फिर no, intelligence is determined only by education, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टेक इट एज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है इस चीज़ के बारे में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। तो आप इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, एंड इसका मैं जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है। आई विल चेक कि आप क्या बताते हैं, आपको समझ आई कि नहीं क्लास, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट। अभी एक स्टेटमेंट है जो कि किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल गारंटी टू टेक एनी वन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट आई माइट सेलेक्ट इज एसोसिएटेड विद। जब हम नेचर वर्सेस नर्चर कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी थे जो कि सिर्फ नेचर का रोल सुप्रीम मानते हैं, या कुछ ऐसे जो नर्चर का रोल सुप्रीम मानते हैं। तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन भर बच्चे दो, ठीक है, जो कि हेल्दी हों, ठीक है, इन्फेंट हो, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि टू टेक एनी वन एट रैंडम, रैंडमली मैं उसमें से किसी एक को भी लूँगा, एंड मैं उसको जिस भी चीज़ में मैं उसको स्पेशलिस्ट बनाना चाहूँ, कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है, या मुझे इसको साइंटिस्ट बनाना है, या प्लेयर बनाना है, तो वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला। तो वो किसने दी थी स्टेटमेंट? विलियम जेम्स ने। ये सारे के सारे आपके
साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, जॉन बी वॉटसन, इवान पेवलोव या सिगमंड फ्रॉयड। तो इसका सही आंसर है जॉन बी वॉटसन, और ये एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे आपके, ठीक है। जब हम लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बोली थी, ओके। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस जो आज हमने किए। ये जैसे हमने एपिजेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी, बिहेवियरल जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी, हमने ये देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस वाली स्टडीज़ आर द मोस्ट परफेक्ट स्टडीज़ फॉर नोइंग द रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट देखी हमने कि ये किसने दी थी, तो ये हमने सारी फैक्चुअल चीज़ें देखी हैं जो कि हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में देखी, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एंड अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए। एक तो ये है जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि करने तो सारे ही हैं, यू नेवर नो कि एग्ज़ाम में क्या है, बट ये आपके इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जब ये आप डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो यहाँ पे, ओके। सो उस क्वेश्चन का आप मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मेरे को देना कमेंट्स में, एंड मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। आज हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर भी, सेकंड टॉपिक सॉरी, ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे मीनिंग एंड लॉ ऑफ परसेप्शन, ठीक है। एंड जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ज़्यादा चिंता ना करें, आने वाले टाइम में 1-2 दिन में या मे बी 3-4 दिन में हिंदी मीडियम की क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड यस, इसको आप साथ के साथ समझते जाएं, एंड अगर आपको ये समझ आया है, को अच्छा लगा है, तो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।